ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जीत का गणित। लगातार टीवी चैनल्स जो हैं एग्जिट पोल दे रहे हैं, लोगों की राय दे रहे हैं, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। हम जीत का गणित विद्वानों के अनुसार बताएंगे और बता रहे हैं। जो हॉट सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसकी एक एक गणित बता रहे हैं, प्रतिशत के आधार पर बता रहे हैं। और हमारे विद्वान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, जो विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव को हम आपके सामने ला रहे हैं। 4 जून को नतीजे तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले इनके अनुभव के आधार पर जो हम नतीजे दे रहे हैं वास्तव में सटीक होने चाहिए। अनुमान हम लगा रहे हैं, देखते हैं अनुमान कितना सही होता है। तो अब रुख करेंगे हम गुना सीट की तरफ। गुना सीट मुकाबला किनके बीच, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपके सामने ला रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से, राव यादवेंद्र सिंह ये हैं कांग्रेस से। इनके बीच मुकाबला है। प्रतिशत वोट हम इसके बाद थोड़ा सा दिखाएंगे कि प्रतिशत वोट प्रतिशत दिखाइए और हमारे दर्शकों को इससे पहले कितना हुआ है। हमारे जो मेहमान हैं उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। 2014 में 60.83%, बीजेपी 52 थी और कांग्रेस 40। 19 में 70.34% मतदान हुए थे इस सीट पर और बीजेपी 52.11 यानी कि घटी है। और यहीं पर कांग्रेस बढ़ी हुई लग रही है आपको। यहीं 2024 में 72% यानी कि मत जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी मतदान का प्रतिशत इस सीट पर लगातार बढ़ता जा रहा है गुना पर। यह देखने वाली बात है। अब लेकिन बीजेपी 2019 में घटी हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी विजेता रही है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और उनका अनुभव जानना चाहेंगे गुना पर 2024 में उनके अनुभव क्या कहते हैं, उनके विश्लेषण क्या कहते हैं। जी प्रकाश पुंज पांडे जी, आपका अनुभव क्या कहता है? और सर हम रोकना चाहेंगे प्रकाश पुंज पांडे जी, हमारे साथ एक और मेहमान और दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक विद्वान के विश्वदेव राव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे और सीटों का विश्लेषण, आपका अनुभव, आपके अनुभव से दर्शक लाभान्वित होंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रकाश पुंज पांडे जी जारी कीजिए। देखिए देवेंद्र जी, ये सीट सिंधिया परिवार की सीट कही जाती है और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो भी वो इस सीट को जीते थे और अब तो बीजेपी में है और कोई इसमें शक शुबा नहीं है। मोदी मैजिक के साथ जो बीजेपी का कैडर है और संघ का जो कैडर है उसके साथ अगर ये तालमेल को और जोड़ दिया जाए तो ये निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट को जीत रहे हैं। युवा नेता है, युवाओं में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, महिलाओं में एक खासा उनकी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि ये सीट बहुत आसानी से बीजेपी जीत रही है। जी बीजेपी जीत रही है यह सीट आसानी से। विनोद मिश्रा जी आपका आकलन क्या है? देखिए, यहाँ तो मेरा भी आकलन यही है कि इस बार जनता जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ है, क्योंकि वैसे भी चुनाव जो है पूरे प्रदेश का या कहिए पूरे देश का केवल मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया है। और ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ के श्रीमंत भी हैं और आम जनता भी ये जानने लगी है कि यदि हम किसी अन्य दल को जिताते भी हैं तो भी चूंकि सरकार जब भाजपा की बन गई है तो क्यों ना श्रीमंत जी को ही यहाँ से विजयी बना दिया। चलिए ठीक है, आप भी बीजेपी की तरफ ही झुके हुए हैं, मतलब आपका विश्लेषण झुका हुआ है, आप नहीं झुके हुए हैं जी, माफ कीजिएगा। के विश्वदेव राव जी जल्दी से सर। जी मेरा आकलन भी आप दोनों से सहमत है। इसमें कुछ विश्लेषण इसमें और देखना ये पड़ेगा कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री कैसी होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं अपनी सरकार जब से बीजेपी सरकार में आए हैं। वो उन्होंने एयरपोर्ट में के विस्तार में बहुत
बेहतरीन कार्य किए हैं। और ग्राउंड पे भी उन्होंने, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन्होंने बहुत सफलता हासिल करवाई थी सरकार को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है, उनके परिवार का गढ़ रहा है, और वर्षों दशकों से सिंधिया परिवार उस पूरी सीटों, उस पूरी बेल्ट में जीतता आया है। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि मोदी के नाम पे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एक व्यक्ति विशेष है, तो उनके नाम पे कितने वोट पड़ते हैं। चलिए, यानी कि बीजेपी आप भी बीजेपी को, संजय जी अपना विश्लेषण दीजिए जल्दी। निश्चित रूप से जो गुना क्षेत्र है यहाँ पर जो एक बड़ी जो वोट यादव वोट बैंक है, जिसके तहत ही पिछले बार केपी यादव जी ने हराया था सिंधिया जी को लंबे मार्जिन से। तो देखा गया है कि जो इस क्षेत्र का यादव वोटर है, खासतौर से गुना अशोकनगर, ये शुरुआत से भाजपा से जुड़ा है। राव देशराज जी थे तो भी भाजपा से लगातार विधायक रहे अपने टाइम, और भले यादवेंद्र सिंह आज लड़ रहे हैं कांग्रेस से, बात अलग है। तो वहाँ कहीं ना कहीं यादव टोटल जुड़ा। अभी भी महेंद्र यादव जी वहां से, ब्रजेंद्र यादव जी वहां से सिटिंग एमएलए हैं। तो निश्चित रूप से ये सीट बीजेपी जीतेगी, यानी कि बीजेपी। हाँ, चलिए, और प्रतिशत अगर जो देखा जाए तो हम चाहेंगे कि अगर जो प्रतिशत अगर जो दिखाया जाए तो यहाँ पर प्रतिशत लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रतिशत उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं जहां तक कांग्रेस के बढ़े हैं, अगर जो 2014 और 19 की बात की जाए तो लेकिन सभी विद्वानों की जो राय है तो प्रतिशत तो घट बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी जिता रहे हैं तो कोई शक और सिवा नहीं, 4 में चारों हमारे विद्वानों ने बीजेपी को गुना की सीट दे दी है, कोई अब दिक्कत नहीं है। अगली सीट की तरफ हम रुख करेंगे, रतलाम। अगली सीट रतलाम, तो रतलाम की तरफ हम रुख करेंगे। यहां पर मुकाबला अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी से हैं। हमें लग रहा है कि ये आप हटा दीजिए ये ग्राफिक्स, क्योंकि कांतिलाल भूरिया यहां पर हैं। फोटो तो वही है, नाम जो है वो गलत है। तो कांतिलाल भूरिया और अनीता सिंह चौहान के बीच मुकाबला है। तो और प्रतिशत अगर जो देखें तो ध्यान दीजिए, 2015 इसलिए कि यहां पर बाई इलेक्शन हुए थे 2015 में, 14 के बाद। तो 15 का डाटा लिया गया है, 61.35%, 19 में 75.70%, और इस बार यहां पर वोटिंग 3% के करीब कम हुई है, करीब 2.5%। तो बीजेपी 41 और कांग्रेस 50 रतलाम 2015 में। वहीं बीजेपी 49% पा करके विजयी रही है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिशत 50 से घट करके 43% हुआ है। और अब देखना होगा कि 2024 में क्या स्थिति आती है। तो अब हम ये देखेंगे कि अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे, जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, अब पहले अपना विश्लेषण बताइए, फिर हम प्रतिशत की तरफ रुख करेंगे। देखिए, ये भूरिया परिवार की सीट है, और इसके पहले भी जो जीत का मार्जिन देखेंगे, बीजेपी 19 में जो जीती थी, मार्जिन बहुत कम था। मतलब समझ लीजिए कि उसके हिसाब से ये सीट कांटे की टक्कर की है। और इस सीट में मैं एक टफ फाइट देख रहा हूं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से वर्चस्व की सीट रही है, और कांतिलाल भूरिया जीते भी है, हारे भी है, लेकिन जो मार्जिन रहा है उसका बहुत कम अंतर रहा है। अगर यहाँ मोदी मैजिक यहाँ भी काम करता है तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर मैं इसको 50-50 मान के चल रहा हूँ। चलिए, आप 50-50, बीजेपी और कांग्रेस को आप 50-50 दे रहे हैं यहाँ पर रतलाम में। जी, विनोद मिश्रा जी। जी, विनोद मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। कांतिलाल भूरिया जी प्रयास जरूर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगह इस तरह के एफआईआर उफआईआर करा के उनके दबाव को कम करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन फिर भी पक्ष तो भाजपा में ही जाएगी और जीत भाजपा की। जी, जीत भाजपा की होगी। आप भाजपा के खाते में ये दे रहे हैं। जी, के विश्वदेव राय जी,
देवेन जी, ये रतलाम सीट कही जाती थी, रत्न जबुआ कहते हैं उसको, दूसरा नाम भी है। यहाँ पर ये शेड्यूल ट्राइब में आती है, ये रिजर्व कैटेगरी की सीट है। यहाँ पर जब भी देखा गया है 17 लोकसभा और एक बाई इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो यहाँ पर वोटिंग पिछली बार 2019 में मार्जिन ऑफ विक्ट्री मात्र ठीक ठाक थी, 80,000 के आसपास की मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी बीजेपी कैंडिडेट की। इस बार कांग्रेस ने भी वहां जोर आजमाइश काफी करी है, लेकिन बीजेपी विधानसभा में जब जीत के आई थी तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस टोटल में 9 विधानसभाएं हैं, 9 में से सिर्फ 3 कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सभी पे भाजपा ने अपना कब्जा हासिल कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ये रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा है इन सीटों का, ये देखते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा आज भी प्रासंगिक है। और एक बात और मैं जोड़ूंगा कि अगर हम एग्जिट पोल को भी देखें, अगर इस सीट के रुझानों के, तो वो भी बीजेपी के ही पक्ष में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो क्षेत्र है ये बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है। जी, बीजेपी, यानी कि ये सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं। संजय जी, देखिए, जो झाबुआ क्षेत्र है शुरुआत से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भीलों का क्षेत्र, आबादी ज्यादा यहाँ पे, जैसे महाकौशल में गोंड है तो यहाँ भीलों का है, तो ये शुरू से कांग्रेस के पास रही है। वो अभी पिछले 2 बारी से बीजेपी के पास गई थी। अभी लास्ट टाइम गुमान सिंह डामोर थे, जो भी उनके भी कुछ चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने प्रत्याशी बदला है। तो ये नया प्रत्याशी देने का कारण कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पे डैमेज हुई है, क्योंकि उसकी हवा भी खराब हुई है उस प्रत्याशी कारण भाजपा के, कि गलत लोग भी चुनाव जीत के आते हैं। तो उसमें जो अनीता नागर जी, जो अनीता सिंह चौहान लड़ रही हैं, तो एक नई कैंडिडेट है। बेशक भाजपा काम कर रही है भील क्षेत्र में, परंतु कांतिलाल भूरिया भी लंबे समय से वहां पे एक वर्चस्व है। और उस समय लास्ट टाइम जो चुनाव हारे, तो उसमें एक कारण ये भी था कि वहां एक क्षेत्रीय जो संगठन है जैस इनके खिलाफ लड़ रहा था लगा। परंतु अभी क्या हुआ है, हीरा अलावा भी जीते हैं चुनाव, उनका बेटा विक्रांत भूरिया भी चुनाव जीता है, कमलेश डोडियार हैं, तो वो बाप पार्टी से लड़े हैं, भारत आदिवासी पार्टी से। तो ये कहीं ना कहीं गोलबंद हुआ है वहां पर, जैस और हीरा अलावा के आने से स्ट्रांग हुए कांतिलाल भूरिया, जिससे विक्रांत भूरिया भी चुनाव जीते, नहीं तो हार जाते चुनाव। तो ये कहीं ना कहीं सीट जीतने की स्थिति बन रही है कांतिलाल जी के लिए। तो कांतिलाल जी मेरे हिसाब से ये सीट निकाल रहे हैं, यानी कांग्रेस ये सीट निकाल रही है, यानी कि 2.5 के मुकाबले 1। अब प्रतिशत हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जी प्रतिशत हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि 2.5 जो हमारे विद्वान हैं उसमें से 2.5 मत जो मिले हैं वो बीजेपी को मिले हैं। अब यहां पर प्रतिशत देखें तो कुछ खास बीजेपी का प्रतिशत देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा कुछ कर पाएगी, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो न्यूज़ार भी इसे हाफ रखेगा, आधा ही, यहां पर आधा ही न्यूज़ार दे रहा है, हाफ। तो भी बीजेपी को अब मत अगर जो जोड़े जाएं तो 3 हो गए, आधा आधा मिलके 3 हो गए, और 3 के मुकाबले 1 यहां पर मिला, यानी कि बीजेपी यहां पर विजयी होती दिख रही है। इस सीट पर बीजेपी विजयी होती दिख रही है। चलिए अब हम सीट की बात करेंगे, भोपाल सीट की, जल्दी से भोपाल सीट की बात करेंगे। तो ये जो भोपाल लोकसभा सीट है, आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव के बीच मुकाबला है, और यह मुकाबला क्या गुल खिलाएगा, हमारे विश्लेषक क्या कह रहे हैं, ये हम अपने विश्लेषक के पास जाना चाहेंगे। प्रकाश पुंज पांडे जी, जल्दी से भोपाल सीट का विश्लेषण कीजिए। अरुण श्रीवास्तव, आलोक शर्मा। देवेन जी, चूंकि राजधानी है, राजधानी की सीट है और हाई प्रोफाइल सीट में आती है, और 14 में और 19 में दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को हर बार बदला, 14 में भी बदला, 19 में भी बदला, लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, और दोनों ही बार बीजेपी की झोली में ये सीट गई।
तो मुझे लगता है अगर उसको रिपीट टेलीकास्ट देखा जाए तो कोई उसमें दो राय नहीं होगा। एक बार और मुझे लग रहा है कि ये सीट दोबारा, चूंकि यहाँ पे संगठन काम करता है और राजधानी का अपना एक गरिमा होती है, तो राजधानी की सीट एग्जिस्टिंग बीजेपी शासित प्रदेश में बीजेपी लूज करे ऐसा वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी। तो वहां पे पूरा दमखम लगाई है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी की सीट जाएगी भोपाल की। बीजेपी विजयी होगी ऐसा आपका कहना है। अब विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी या कांग्रेस? मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस तरह से अरुण श्रीवास्तव जी का ये पहला चुनाव है, किंतु यदि हम जातिगत वोटों को देखें और कायस्थ समाज की वोट यदि कहीं 90% भी एक तरफा डलती है और कांग्रेस की जो मूल वोटें हैं वो यदि डलती है, तब तो संभव है कि जो हार का मार्जिन है वो कम किया जा सकता है। किंतु जीत जहां तक देखी जाए तो जीत तो आलोक शर्मा जी की ही हो सकेगी, क्योंकि मोदी में भाजपा में जब चल रहा है तो स्वाभाविक है कि राजधानी होने के कारण भोपाल की जनता तो ये नहीं चाहेगी कि भोपाल की सीट कमल का फूल से छीन सके जी। जबकि अरुण श्रीवास्तव जी का जो वर्चस्व है उनकी माताजी के कारण बैरसिया पूरा क्षेत्र भी लगता है, लेकिन वोट में कितना बदल पाएंगे ये तो 4 जून ही देखेंगे जी। मेरी तरफ से तो ये कमल को ही जा रहा है जी, यानी कि बीजेपी। संजय जी जल्दी से अपनी राय भी दे दीजिए। देखिए, यदि जातिगत वोट देखा जाए कायस्थों का, भोपाल इलाहाबाद ऐसी कई जो लोकसभा क्षेत्र है ये कायस्थ बाहुल्य है, परंतु कायस्थ जो इस देश का सबसे इंटेलिजेंट वोटर है वो समझता है कि देश का विकास और देश के साथ चलने में फायदा है, हम अपना वोट देके क्यों बर्बाद करें। तो निश्चित रूप से कायस्थ भी भाजपा को ही वोट करेंगे इस बार। अरुण श्रीवास्तव लड़ तो रहे हैं कि कायस्थ के वोट मुझे मिल गया तो मैं जीत जाऊंगा, पर वो संभव नहीं। भोपाल में सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि हमारा लाभ या शहर का लाभ या क्षेत्र का विकास कहाँ बेहतर हो सकता है और मुख्य धारा में रह के हम काम करें, तो निश्चित रूप से भाजपा सीट जीतेगी। लेकिन अल्पसंख्यक वोट भी है ना काफी। अल्पसंख्यक वोट यदि होता तो आज तक कांग्रेस जीतती सीट, आज तक कहाँ जीत पा रही है। हम तो करें अल्पसंख्यक प्रत्याशी लड़ ले, ओबीसी लड़ ले यहाँ से, तो समझ में आ जाएगा अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है। सीधे वो वैसी को लड़ा रहा है। नहीं तो उससे बड़ा लीडर नहीं लगता मुझे इस समय हिंदुस्तान में कि मुसलमान में उससे बड़ा लीडर हो। हम ये भोपाल ट्रायल कर लेंगे जी। विनोद मिश्रा जी क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक भी हैं फिर भी? देखिए, अल्पसंख्यक हैं जरूर, लेकिन उस ढंग से वोट नहीं डालते। यदि उस तरह से वोट डालते तो जब पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह जी जो हारे और जिस अंतर से हारे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि वोट लामबंद होकर के अल्पसंख्यक वर्ग वोट डालता है। इसलिए भाजपा के ही पक्ष में मानिए आप जी। प्रकाश पुंज पांडे जी, अल्पसंख्यक एकजुट होकर के वोट क्यों नहीं डालता? देखिए, पहले का ट्रेंड होता था कि अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता था उनका, लेकिन अभी बहुत से जो शहरी मतदाता है वो बढ़ गए हैं, वो भाजपा की ओर भी बहुत से अल्पसंख्यक वोटर्स डाइवर्ट हो गए हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी मतलब एक तरफा अल्पसंख्यकों का वोटिंग नहीं जाता। अब तो आप देखिए जो बीएसपी के जो वोट्स थे वो तक बढ़ गए हैं। तो अभी कोई भी ऐसा स्टेगनेट नहीं है, कोई आप एकदम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि परमानेंट वर्ग का, स्पेसिफिक वर्ग का वोट एक ही किसी पार्टी को जाएगा। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है जी, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने कहा कि सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी व्यक्ति, खासकर राजधानी का जो व्यापारी है, वो ये नहीं चाहेगा कि हम धारा प्रवाह के अपोजिट वोटिंग करें, क्योंकि व्यापार को लाभ देना है, राजधानी की सीट है, तो राजधानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक दिमाग में माइंडसेट रहता है। चलिए, के विश्वदेव राय जी, मुस्लिम वोटों के संबंध में, भोपाल के मुस्लिम वोटों के संबंध में आपकी राय? देवेंद्र जी, मैं इस सीट पे 2019 के चुनाव की चर्चा में करना चाहूंगा। पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर लड़ी थी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से लड़े थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट बीजेपी ने काट दिया, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने
कुछ बातें बोल दी और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य क्यों कर दिए थे जिस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। अब की बार आलोक शर्मा जी को टिकट दिया है, जो एक फ्रेश कैंडिडेट के रूप में भोपाल से आए हैं, और मुझे लगता है दिग्विजय सिंह तो कहीं और से लड़ रहे हैं वो, और वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। और कांग्रेस की स्थिति अगर भोपाल में देखें तो जैसे श्रीवास्तव जी ने भी कहा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रबल है कांग्रेस के कि उसको संख्यक वोट भी इतना खुल के मिलता नहीं है, तो देखना पड़ेगा। जब मुझे लगता है आलोक शर्मा जी विजयी होंगे। चलिए प्रतिशत हम जरा दिखा दें अपने दर्शकों को, इस भोपाल सीट का प्रतिशत अगर जो हम दिखाना चाहें दर्शकों को, तो किस 2014 में 57.75% वोट पड़े थे, 19 में 65.74% वोट पड़े थे, 2024 में 64.06% वोट पड़े हैं। अब बीजेपी को 63 2014 में और फिर 61 यानी कि घटते हुए क्रम में, वहीं कांग्रेस के वोट जो हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है। शायद दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़े थे इसलिए बढ़े हैं, और लेकिन इतना नहीं बढ़े हैं कि जीत हो जाए, और यही स्थिति हो सकता है कि वहां भी हो, रोडमल नागर वाले सीट पर, राजगढ़ वाले सीट पर। तो यही अगर जो स्थिति होगी तो वहां से भी बीजेपी, आप लोगों का अनुमान बहुत ही सही है। और यहां पर अगर जो देखा जाए, इसलिए मैं टैली कर रहा हूं कि यहां पर भी 2019 में दिग्विजय सिंह यहां से जीते, लड़े थे, लेकिन वोट प्रतिशत 5% ही बढ़ पाया। और अगर जो यही स्थिति अगर जो राजगढ़ में रही तो 5 या 6% बढ़ेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 15 से 20% से ज्यादा के मार्जिन लेकर के बढ़ेंगे, तब जाकर के वहां पर दिग्विजय सिंह जीत पाएंगे। तो स्थिति यहां पर यह है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से, लिहाज से भी यहां पर बीजेपी, यानी 5 में 5 बीजेपी, यानी कि बीजेपी ही यहां पर जीत रही है। 5 में 5 बीजेपी ही यहां पर जीत रही है। अब हम आपको, इससे पहले कि हम आपको और कुछ बताएं, अब छत्तीसगढ़ की सीटों की तरफ ले चलें, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चला है और सभी मेहमानों से हमारे निवेदन है कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और विश्लेषण में आपका जो आपका विश्लेषण है, जो आपकी विद्वत्ता है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं जाकर के हम इस चीज का ये नहीं कहेंगे कि हमने एग्जिट पोल किया है, इतने लाखों के बीच गए हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इतने लाखों के बीच गए हैं। हम ये कहेंगे कि हम अपने विद्वानों, पत्रकारों, विश्लेषकों के बीच गए हैं और उनका जो अनुभव है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, और उसको हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में असलियत क्या है, अनुमान क्या है, जीत कौन रहा है अनुमान में। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मेहमानों से निवेदन है कि आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की सीटों पर, हॉट सीटों पर हम चर्चा करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा